हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में है क्या। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की थी। राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम चुनावी राजनीति के पहले दशक की बातों पर गौर करेंगे। इस चर्चा से हम निम्नलिखित बातों को समझ पाएंगे। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना, आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा, विपक्षी दलों और उनके नीतियों का उद्भव। शंकर का यह मुखपृष्ठ प्रसिद्ध कार्टून उनके संग्रह डोंट स्पेयर भी शंकर के मुखपृष्ठ से लिया गया है। मूल कार्टून भारत की चीन नीति पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ ये कार्टून एक दलीय प्रभुत्व के समय कांग्रेस द्वारा निभाई जा रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोहरी भूमिका और दोहरी नीति को भी दिखाता है। ये रहा कार्टून। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आपको अब अंदाजा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में वह अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में भी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम भी हुई थी। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने ही सत्ता की बागडोर संभाली, जैसे हम आज भी कई देशों में देखते हैं। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता गया। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण देते 25 नवंबर 1949 को कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और ये रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से की थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका से लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए ये फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वो किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, उनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती है। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला भी किया था। पिछले साल आपने पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बना। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए और संविधान 26 जनवरी 1950 में अमल में लाया गया था। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत भी थी। शुरू में ख्याल था कि ये काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ था। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में किसी वक्त हो जाएगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदान और मतदाता सूची यानी कि मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी जरूरी था। इन दोनों कामों में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। इन महिलाओं को अल्लाह की बेटी फलाह की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था।
चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटा भी दिया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। उन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे और इस कारण चुनाव आयोग की मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया था। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त ये लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल करना जरा मुश्किल काम था ही। 1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नजरिया। समिति ने नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर BC रॉय, कामराज नाडर, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आजाद, TP मिश्रा, PB टंडन और गोविंद वल्लभ पंत दिखाई दे रहे हैं। मतदान के बदलते तरीके। इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं। लेकिन शुरू में इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वो अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ। पंजीब के एक पीठासीन पदाधिकारी ने मतपेटियों की तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह बयान किया। हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबद्ध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था और मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मोहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांधना होता था और इसी जगह पर मोहरबंद लगाना था। ये सारा काम चुनाव की नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले करना होता था और चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज या फिर ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। कुल 6 लोगों ने 5 घंटे लगातार काम किया, तब कहीं जाकर ये काम पूरा हुआ। इस काम में उसकी 2 बेटियां भी लगी हुई थी। ये सारा काम उसके घर पर ही हुआ था। लोकसभा के तीसरे आम चुनाव से 13वें आम चुनाव तक इस्तेमाल किए गए बैलेट पेपर का एक नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शुरुआती 2 चुनाव के बाद ये तरीका बदल गया। अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी। ये तरीका अगले 40 सालों तक अमल में रहा। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक पूरे देश में EVM का इस्तेमाल चालू हो गया। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया था लोकतंत्र में आम चुनाव कराने को। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकर दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान के बेहूदी नौटंकी देखेगा। चुनाव के 2 बार स्थगित करना पड़ा था और आखिरकार 1991 में अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के लिए अपना वोट डाला था। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग में आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, ये बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था।
अब ये दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी या फिर अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। ये बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। जरा हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 1888 से 1958 तक। इनका मूल नाम था अबुल कलाम मुहियुद्दीन अहमद। इस्लाम के विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, विभाजन के विरोधी थे, संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। अब हम बात करेंगे पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले आम चुनाव में नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया था। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ था। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस तरह वो किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहाँ तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है तो पहले आम चुनाव में भारत कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा जिसमें आपको कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 से 1967 के बीच में दिखाई देगा। लोकसभा सीट में 489, लोकसभा सीट में इधर 494 और तीसरा जो आम चुनाव था 1962 वाला उसमें 494, यानी कि जो पहला आम चुनाव था उसमें 489, दूसरे में 494 और तीसरे में भी 494 इनका रहा था। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई थी। त्रावणकोर, कोचीन यानी कि आज के केरल का एक हिस्सा, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इसी तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है, इस पर एक नज़र दौड़ाने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1952 से 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत पाया। विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। कांग्रेस पार्टी की जीत का आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बड़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उससे 1952 के चुनाव में पूरे देश के कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन ये पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। आखिर ये हुआ कैसे? पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक किताब में आपने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा था और इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। थोड़ा हम राजकुमारी अमृत कौर की भी बात करते हैं, जो कि 1889 से 1964 तक रही। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला और संविधान सभा की सदस्य रही। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे और 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी। हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरे पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी साबित हुई थी। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वो कांग्रेस पार्टी के हासिल कुल वोटों से कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बंट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उसने कई ज़्यादा सीटें भी जीती थी। केरल में कम्युनिस्टों की जीत पर बात करते हैं।
1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को मिला। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और ये फैसला बड़ा विवादास्पद साबित भी हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के प्रमुख उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो 356 है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए EMS नंबूरीपाद यहाँ पर दिखाए गए हैं। सोशलिस्ट पार्टी यानी कि SP। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। ये बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में होकर सोशलिस्ट पार्टी भी बनानी पड़ी और सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी के चुनावों में छिटपुट सफलता ही मिली। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वो पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 की दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया था। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस के हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की थी। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सैनिक सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और SM जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप भी देखी जा सकती है। अब जरा बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव की। 1889 से 1956 तक ये थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। किसान आंदोलन में सक्रिय थे। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी के बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दुनिया की बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फर्क है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, जैसे कि हम रूस में देखते हैं या फिर चाइना में भी देख सकते हैं, साउथ कोरिया में देख सकते हैं। कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ और अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीती। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की
समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। जरा अब हम बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। 1891 से 1956 तक ये जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा थे। विद्वान और बुद्धिजीवी थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य भी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे और हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। बात करते जरा रफ़ी अहमद किदवई की। 1894 से 1954 में ये रहे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री रहे। 1946 में दोबारा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे 1952 से 54 में। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण असफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता जब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास या फिर उसके बाद में हुआ। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला था। आज़ादी के वक्त तक ये पार्टी देश में चहुं ओर फैल चुकी थी और अगर आप ये बात दिए गए मानचित्र में देख भी चुके होंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे आम चुनाव में हुआ क्या था। सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगवा कर रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मिलजुल के साथ चलने की भी थी। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में देखने को मिले। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त ये नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें कई प्रकार के वर्गों को इसने संगठित किया था। जैसे किसान भी आए थे, उसमें मजदूर भी थे, विद्यार्थी भी थी, महिलाएं भी थी और कई प्रकार के मध्यम वर्गीय लोग भी थे। शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी अगड़ी जाति, उछले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था, लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए तो उसका सामाजिक आधार बढ़ा। उसमें हर प्रकार के वर्ग सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गाँव के निवासी, मजदूर, मालिक, मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृवर्ग का भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृवर्ग अब उच्च वर्गीय जाति के पेशेवर लोगों तक सीमित न रहा। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शकल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेक कर लिया। कई बार ये भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकसार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी और हर धारा के मध्यम वर्गीयों को समाहित कर लिया था। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल आज जुड़ते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कई प्रकार के वे थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च आदि। इनमें इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। स्वदेशी आंदोलन हो गया। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त है। अब हम बात करते जरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, CPI। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह यानी कि कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी यानी कि जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कॉडर मौजूद थे। बहरहाल आज़ादी
हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वरूप रहे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल ये था कि आखिर जो आज़ादी देश को हासिल हुई है उसकी प्रकृति कैसी है। क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हुआ है या फिर ये आज़ादी झूठी है। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वो सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इससे सशस्त्र सेनाओं का द्वारा दबा भी दिया गया था। मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। 1951 में साम्यवाद पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार और केरल में मिला था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूरीपाद, पी.सी. जोशी, अजय घोष और पी. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी या फिर CPI-M नाम से अलग दल बनाए। ये दोनों दल आज तक कायम भी हैं। अब हम जरा बात करते हैं के गोपालन की, जो कि 1904 से 1977 तक रहे। केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हुआ था इनका। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी में शामिल किया। पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने काम किए। सांसद के रूप में विशेष ख्याति 1952 से सांसद रहे। अब जरा बात करते हैं, हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे, लेकिन सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल भी बन गए। मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाई, लेकिन अपने आप में मिलाई रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ली जाती थी। यहाँ पर आपको एक मराठी फिल्म के बारे में दिख रहा होगा, जिसमें अरुण साधु के 2 उपन्यासों सिंहासन और मुंबई दिनांक पर आधारित है। फिल्म के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के होने वाले रस्साकसी को दर्शाया गया है। फिल्म की कहानी को एक पत्रकार दी गई टिप्पणी बयान करता है, जो दर्शकों के सामने एक मौन सूत्रधार के रूप में आता है। ये फिल्म सत्तारूढ़ दल के भीतर चलने वाले सत्ता संघर्ष और उसमें विपक्षी दल की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से बयान करती है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह चलती है कि वित्त मंत्री विश्वासराव दबाड़े सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने की तिकड़म में लगाए। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही मजदूर नेता डिकोस्टा को अपनी तरफ करना चाहते हैं। तो ये मूवी आपने देखी होगी, और नहीं देखी तो ऐसी मूवी देख लिया कीजिए कभी कभी, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यह है कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने आप में शामिल कर लेता है। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है, और इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरा, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से या फिर सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो, तभी वो पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को भी बढ़ावा मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह भी बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत साबित हुई। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसीलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता के भीतर ही भीतर बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर नहीं समझा था। भारतीय जनसंघ यानी कि BJAS। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ
अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से अलग है। जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजों को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती थी। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। जरा बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय की। 1916 से 1968 तक। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे और भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव, फिर अध्यक्ष, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता भी ये थे। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के अधिकतर प्रांतीय इकाइयाँ विभिन्न गुटों में मिलाकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या फिर उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियां और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चल रही थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता है। विपक्षी पार्टियों का उद्भव। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां थी ही नहीं। चुनाव परिणामों की चर्चा हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आई। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थीं। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टी की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा या फिर विधानसभा कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन भी बदला था। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी होती है उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मतलब अगर कोई पार्टी सत्ता में तो उससे क्वेश्चन पूछ सकती है, अगर वो अपना काम ठीक से ना करे तो कहीं ना कहीं जो सत्ता वाली पार्टी होती है उस पर अंकुश लगाने का काम भी होता है विपक्षी दल का। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीति विकल्प की संभावना को जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीरों को संवारने में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर टंडन की जीत के बाद राजा जी को लिखे गए एक पत्र में जवाहरलाल नेहरू के एक वक्तव्य में लिखा था कि कांग्रेस के सदस्य टंडन के निर्वाचन को सरकार या कांग्रेस में मेरी मौजूदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। फिर कांग्रेस और सरकार के भीतर मैं पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका हूँ। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था।
इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित भी होते थे। 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंत्रिमंडल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति, हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की भी चर्चा करेंगे। तो अब हम जरा बात कर लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी। 1901 से 1953 तक इनका दौर था। हिंदू महासभा के नेता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। संविधान सभा के सदस्य थे, लोकसभा सदस्य थे और साथ ही साथ कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे। कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार भी किए गए और हिरासत में इनकी मौत भी हो गई थी। तो अगर आप चैप्टर समझ गए हैं तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, आप चाहे तो उनको आंसर्स कर सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप इसको मिला सकते हो। ऐसे डांगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, अशोक मेहता को दूसरे कॉलम से कौन किस पार्टी का है? भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट मिलती रहे और पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।